गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिख रहा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट में इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं, करे स्टार्ट करते हैं भैया, मेरे साथ साथ रहना। अच्छा, पहले एक बार सिलेबस निकाल लो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। एक यूनिट टेस्ट में जो थोड़ी ढंकी है, ढंकी मतलब बड़ी है, बाकी तो सब छोटी छोटी यूनिट थी। एक बार देखो भैया, यूनिट नंबर 5 निकाल लो, मिला। अब यूनिट नंबर 5 में देखना, आपको दिखाई देगा ये रहा टॉपिक, सब्जेक्ट है आपका आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर यूनिट नंबर 5 दिखाई देगी, ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये अपन कल करेंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने करवा दिया आप लोग को। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर आज करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आधा करा दिया, बट पूरा ही करेंगे ढंग से। और डॉक्यूमेंटेशन आज करेंगे। ग्लोबल ई बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी कल करेंगे। तो कल 2 टॉपिक करेंगे अपन, एक तो ये फर्स्ट लाइन और एक लास्ट लाइन। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा टॉपिक यही है, तो आज पूरी क्लास ले जाएगा ये। अब सुनो, एक सिंपल सी बात है, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे, या तो एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है, या तो एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। तो अगर आप एक्सपोर्टर बनते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहली चीज तो ये, और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोसेस अच्छा खासा है इसका भाई, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट कैसे करेंगे। मतलब इतना इजी नहीं होता कि जैसे एक्सपोर्टर बन गए, तुम भी बन गए, मैं भी बन गया, ऐसा इजी नहीं होता। पूरा एक प्रोसेस है इसका, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के नॉर्म से जो फॉलो करने पड़ेंगे। आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी भी कंट्री में गलत माल चला गया तो इंडिया का नाम खराब हो जाएगा। तो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स ही अपने को क्या करने पड़ेंगे, इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। अब सुनो, इधर से आ जाओ और फटाफट आप लोग लिख लो, 4 वर्ड्स लिख लो, ज्यादा नहीं लिखना है, 4 वर्ड्स लिख लो। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अभी अपन जो बातें करने वाले वो एक्सपोर्ट की करने वाले। किसकी बातें कर रहे हैं अपन, एक्सपोर्ट। तो जैसे एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वैसे इंपोर्ट का प्रोसेस है। फिर एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट है और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट है। तो एक एक्सपोर्टर के प्रोसेस क्या क्या है एक बार आप देख लो, ध्यान से देखना। सबसे पहला होता है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या करवाता है एक एक्सपोर्टर, अगर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी कंपनी को आप रजिस्टर कराओगे। जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है, ऐसे नहीं है आपने छोटी सी दुकान खोल ली, उसका बड़ा सा नाम रख लिया आपने, तो वो आपका नाम हो गया। अरे भाई नाम रजिस्टर कराओ यार, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ। मतलब उस नेम को आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। उसके बाद होगा सेकंड स्टेज में क्या होगा बोलो, प्री शिपमेंट। भाई सीधी सी बात है, जो माल आप शिप करोगे, उस माल को शिप करने से पहले प्री शिपमेंट का बहुत सारा काम है। सबसे पहले वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ढूंढेगा। इंपोर्टर को ढूंढने के बाद में उस इंपोर्टर को सारे कोटेशंस देगा। फिर इंपोर्टर साइन करेगा, ठीक है मैं रेडी हूं माल खरीदने के लिए।
फिर उसके बाद में वो माल क्या किया जाएगा, शिप किया जाएगा। इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर आएगा आपका शिपमेंट स्टेज। अभी शिपमेंट स्टेज में याद है अपन यहाँ एजेंट अपॉइंट करते हैं। जो एजेंट क्या करता है, सारे डॉक्यूमेंट बनाएगा, कस्टम वाला सारा काम क्लियर कराएगा, कंटेनर में माल डलवाएगा, याद है आपको। तो एलसी तो यहां पे आ जाएगा, यहां आएगा वो एलसी। तो यहां पर एजेंट अपॉइंट करेंगे, एजेंट आपका सारा काम करेगा। उसके बाद में होगा पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में माल पहुंच चुका, किसके पास पहुंच गया माल, इंपोर्टर के पास। अब अपने को इंपोर्टर से क्या लेना है, बोलो, पेमेंट लेना है। तो पूरा प्रोसेस है, इसके पॉइंट्स हैं, एक एक करके अपन करते जाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। सबसे पहले आप एक काम करो, यहां पे चलते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में भी ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी भैया पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, सोल ट्रेड फर्म हो सकती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है। तो कंपनीज एक्ट दे रखी है, अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो आपको 1956 में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पार्टनरशिप 1932 में कराना होगा, सोल प्रोप्राइटर है। तो इनका जब तक रजिस्ट्रेशन, घुमा फिरा के इतनी डिटेल में मत जाओ, सबसे पहले आप अपनी कंपनी का क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन स्टेज है ना, तो रजिस्ट्रेशन स्टेज में भैया आप एक बैंक अकाउंट भी खोलोगे, करंट अकाउंट, वो भी कौन सा होगा, और करंट अकाउंट में आरबीआई की परमिशन से खोलोगे। और आरबीआई को आप ये बात बोलोगे या उस बैंक को ये बात बोलोगे कि इस अकाउंट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन होंगे, तो मेरे को डॉलर, रुपए हर कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करने की मेरे को इसमें परमिशन चाहिए। तो आरबीआई क्या करेगी, कुछ बैंक्स, हर बैंक को नहीं मिलती है, कुछ बैंक को ये परमिशन है कि वो करेंसी कन्वर्जन कर सकती है। उसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा एसबीआई। अब जैसे मेरा यूट्यूब का जो अकाउंट है ना, वो एसबीआई बैंक में है और किसी बैंक में नहीं है। आप समझना मेरी बात को, क्योंकि यूट्यूब का जो पेमेंट आता है वो डॉलर में आता है, और आरबीआई क्या करती है, एसबीआई को देती है उस पैसे को, मतलब वहां से आता है, और फिर आरबीआई उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, और आरबीआई कन्वर्ट करके उसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती है। 50 और 50 100 रुपए काटती है, या ज्यादा नहीं, $125 के आसपास आते हैं पर मंथ। तो 80 रुपए से कर लो, 10,000 आते हैं। 10,000 में 50-50 के 2 ट्रांजेक्शन कॉस्ट करते हैं, वो फॉरेन ट्रांजेक्शन ना कन्वर्ट होता है, 10,000 रुपए आते हैं हर महीने। आए समझ में। हाँ भाई, 2 काम हो गए, क्या क्या हुआ, बोलो बोलो फटाफट बोलो। रजिस्ट्रेशन स्टेज में क्या क्या होगा, एक तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे फर्म का, एक बैंक अकाउंट, और आरबीआई नहीं, बैंक अकाउंट तो कमर्शियल बैंक में खुलेगा, बट साथ के साथ आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खुलेगा, जिसपे फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद में आ जाओ, ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर, आईईसी बोलते हैं इसको। अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड नंबर होता है भाई, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो वो नंबर के बिना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक आपका पैन कार्ड होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, पैन कार्ड तो चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स भी बीच में आएगी इसके अंदर। ठीक है। ओपन अ सेल्स टैक्स नंबर, आपका एक सेल्स टैक्स नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल, आपकी जो कंपनी है ना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल में क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और रजिस्टर्ड भी देखो एक और है, एक्सपोर्ट, सुना एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटीड कॉर्पोरेशन, दोनों को ध्यान से समझना। अगर आपने अपनी कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट काउंसिल में रजिस्टर करा दिया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज सुनो। रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, तो आपके टैक्स है ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्टर पे गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लगाती, सारे टैक्सेस किस पे लगते हैं, इंपोर्टर पे। तो वो अगर आपको अपने टैक्स एग्जेम्प्ट करवाने हैं ना, तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा, बोलो, अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन विद क्या बोलो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन। यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया ना आपने, तो भैया आपको आराम से गवर्नमेंट लोन दे देगी। रॉ मटेरियल खरीदना है, लोन चाहिए ले लो। आपके पास में मशीनें नहीं है, मशीन खरीदने का लोन दे देगी। जमीन आपको सब्सिडाइज रेट पे दे देगी। एक्सपोर्टर को एक गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तू तो एक्सपोर्ट कर, क्योंकि जब तू एक्सपोर्ट करेगा ना, तो तू फॉरेन से करेंसी मंगवाएगा इंडिया में, और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सब क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो सुनो, हाँ भाई, हो गए सारे पॉइंट, वापस से कर लें। क्या क्या था फटाफट बोलो। रजिस्ट्रेशन कराओ पहले भैया, फिर बैंक अकाउंट खोल लो, फिर पैन कार्ड ले लो, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर ले लो, सेल्स टैक्स नंबर ले लो, ले लिया। उसके बाद 2 जगह रजिस्ट्रेशन और कराओ। एक तो कराएंगे अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिससे अपन टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और एक अपन कराएंगे कहां पे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन, जिससे कि आपको लोन वगैरह मिलने में और आपको पैसे की दिक्कत नहीं। बोलो, यहां तक क्लियर है क्या, बैठ गया। अब आता है आपका प्री शिपमेंट। भाई अपनी
बाकायदा अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लग चुकी है, सब लग चुका है, रजिस्ट्रेशन सारे हो चुके हैं। अब अपने को माल बनाना है। तो माल बनाने से पहले अरे कस्टमर तो ढूंढो जिसको माल बेचना है। यहां पर माल बनाया नहीं है अपन ने, अभी पहले क्या ढूंढेंगे अपन? कस्टमर ढूंढेंगे। अब इधर आ जाओ, अप्रोचिंग टू द फॉरेन बायर। क्या किया भैया मैंने? किसको ढूंढा बोलो? फॉरेन के बायर को ढूंढा। अब फॉरेन के बायर को ढूंढने के लिए मैंने मीडिया, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल घुमा फिरे की सीधी सी बात है, मैंने एग्जीबिशंस लगाई, फेयर लगाया, मैंने फॉरेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिसिटी किया, वेबसाइट बनाई, वहां के लोगों को बताया कि हम ऐसा माल बनाते, ठीक है, जिससे हाँ प्रमोशन किया, जिससे उन लोगों को पता लगा तो फिर क्या हुआ? इंक्वायरी एंड ऑफर। उसके बाद में क्या हुआ? वहां से क्या हुआ? वहां से इंक्वायरी आनी शुरू हो गई कि अच्छा ये किस रेट में दोगे, क्या प्राइस दोगे, क्या? तो उन्होंने साइज, वेट, क्वांटिटी, क्वालिटी, पेमेंट, सारी बातें एक प्रॉपर क्या बना के दिया बोलो? इनवॉइस। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको माल खरीदना है तो सामने वाला भाई आप उससे बोलोगे भैया तो मेरे को पूरा कोटेशन बना के दे, कितने रुपए का कितने का माल है। दो काम हो गए। क्या किया एक्सपोर्टर ने? बताओ फटाफट बताओ। प्रमोशन किया, प्रमोशन करने के बाद में इंक्वायरी आई, तो मैंने सारी चीजें लिख के एक इनवॉइस बना के उसको दे दिया। फिर आता है आपका कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर। अब भाई सामने वाले बंदे ने इनवॉइस को देख के समझ गया ठीक है भैया आदमी बढ़िया है, माल बढ़िया भेजेगा, सारी बात हो गई, सैंपल वैंपल दिखा दिया होगा पहले। तो उसके लिए फिर उसने क्या किया, वो जो इनवॉइस बनाया था उसके ऊपर क्या भर दे दिया? साइन करके दे दिया, साइन करके वापस इंडिया भेज दिया। अब एक्सपोर्टर को ये कंफर्म हो गया कि माल अपने को उसको देना है। देखो यहां पे दिखाई देगा, द एक्सपोर्टर सेंड द 3 कॉपी ऑफ परफॉर्म ऑफ इनवॉइस टू द इंपोर्टर फॉर द कंफर्मेशन ऑर्डर एंड द इंपोर्टर साइन 3 कॉपीज एंड सेंड बैक टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, उसे दो कॉपियां 3 कॉपियां साइन करके किसको भेज दी बोलो? एक्सपोर्टर को भेज दी। अब सुनो, अब इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है एलसी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लोग नहीं थे तो आप ध्यान से सुनना। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बात बताओ, वो जो अमेरिका में आदमी बैठा है वो आपसे माल खरीद रहा है, आपको उसको माल बेचना है, तो आप उसको क्या बोलोगे? अमेरिका पे आपको डाउट है अमेरिकन आदमी पे, क्या बोलोगे? पैसे देगा नहीं देगा? बोले एडवांस पेमेंट कर जा। उसको आप पे डाउट है कि अगर मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया और उसने माल नहीं भेजा तो मैं किससे लड़ूंगा आके? इंटरनेशनल लड़ाई तो बहुत खतरनाक होती है ना, कौन से केस होंगे, क्या होंगे। तो इसके बीच में एक आ गया एलसी। एलसी दोनों को गारंटी देते हैं, एक्सपोर्टर को भी गारंटी देता है और इंपोर्टर को। कैसे गारंटी देता है मैं बताता हूं, सुनना। लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर अपनी बैंक के पास जाएगा। इंपोर्टर किसके पास जाएगा? अमेरिका वाला इंपोर्टर अमेरिकन बैंक के पास जाएगा, उसको बोलेगा सर मेरे को एक एलसी बना के दो। वो बोलेगा कितने का माल इंपोर्ट कर रहे हो? एलसी के नाम पे इंपोर्टर को माल इंपोर्ट करना है, तो बोले सर 1 करोड़ के आसपास का इंपोर्ट है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको 1 करोड़ का एलसी बना के देते हैं। अब फटाफट 2 करोड़ की हमको प्रॉपर्टी गिरवी रखो। आपके पास फैक्ट्री है, घर है, कुछ भी है, उसकी वैल्यूएशन करा लो, हमारे पास गिरवी रख दो। अब जैसे आपने गिरवी रखा, हम आपको 1 करोड़ का लेटर बना के दे देंगे। वो लेटर किसके पास जाएगा? एक्सपोर्टर के पास। और जैसे ही एक्सपोर्टर के पास लेटर गया, एक्सपोर्टर कंफर्म हो गया कि अपना पैसा नहीं अटकेगा, क्योंकि अगर इंपोर्टर ने पैसा देने से मना कर दिया तो इस एलसी को लेके मैं अमेरिका की बैंक के पास जाऊंगा। अमेरिका की बैंक अगर वो पेमेंट कर देगा, अमेरिका की बैंक को करेगा, बैंक अपने को पेमेंट कर देगी। फिर भी अगर वो नहीं करता है तो उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के पैसा दे दिया जाएगा। तो यहां सेफ हो गया गेम। चलो अब क्या होगा, एक्सपोर्टर यहां से माल एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्टर के पास माल पहुंचते ही एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलेगा भैया पेमेंट कर। अगर वो पेमेंट में थोड़ा सा जिगजैग करता है तो फिर दोबारा उसको फोन ही नहीं करेगा। किसको फोन करेगा? फिर सीधा बैंक को फोन करेगा, पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट अटक नहीं सकता, क्योंकि गारंटर कौन हो गया बीच में? बैंक हो गया। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या एलसी तक? फिर आ जाओ आप अरेंजमेंट ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो एलसी बनी हुई है ना, पेमेंट कब करेगा? हाँ सुनो सामान आने के बाद पेमेंट करूंगा मैं। और एक्सपोर्टर को क्या सेफ हो गया कि अगर मैंने सामान भेज भी दिया तो भी पैसा तो सेफ है मेरा, क्योंकि अगर ये नहीं देगा तो कौन देगा? बीच में गारंटर आ गई बैंक, तो दोनों सेफ हो गए ना। उसको माल मिलने के बाद वो पेमेंट कर रहे, और एक्सपोर्टर को ये सेफ हो गया कि मेरा पेमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब सुनो इधर देखो, हल्का सा पढ़ दूं, देखो टाइम वेस्ट हो रहा है वैसे तो हल्का सा पढ़ देता हूं मैं, एक बार देख लो। लेटर ऑफ क्रेडिट को पढ़ लो। दिस डॉक्यूमेंट, देखना पढ़ना। द डॉक्यूमेंट क्रेडिट और अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सिक्योर्ड मेथड। हाँ
अरे वो उसने डाल दिया होगा यार, आई भी बोला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे तो अभी कोई आया भी नहीं है, नुपुर ही बैठा है वैसे तो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। इधर देखो देखो, द डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सिक्योर्ड मेथड फॉर द पेमेंट एडॉप्ट बाय द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक मोर सिक्योर्ड मेथड है, इसमें दोनों पार्टी सेफ हो जाती है, किसी पार्टी को कोई रिस्क वाला काम नहीं रहता है। इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको, इंपोर्टर ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट किससे बनवाता है बोलो? बैंक से। किसके फेवर में बनवाता है? एक्सपोर्टर के। इफ एग्री अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से एलसी बनता है। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अब सुनो भैया, क्या क्या काम किया अपन ने, बोलो प्री शिपमेंट के काम बताना क्या क्या किया। अब बायर को अप्रोच किया, फिर उसके बाद में इंक्वायरी, इनवॉइस तैयार कर लिया, उसने इनवॉइस को साइन करके दे दिया, कंफर्म हो गया, एलसी बना दी। अब एलसी बनाने के बाद में है ना, अब उसको माल देना है। माल देने के लिए, माल बनाया ही नहीं, दूंगा कहां से? माल तो अभी तक बनाया नहीं। अब माल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊंगा? याद है ऊपर गारंटी ली थी अपन ने, बैंक गारंटी, आरबीआई। तो वहां से मेरे को क्या मिलेंगे? अब गवर्नमेंट लोन देती है, गवर्नमेंट आराम से लोन देती है। पढ़ना पढ़ना, अरेंजिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस। देखो इधर देखो, ऑन अ, एक मिनट, ऑन द सिक्योरिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट द एक्सपोर्टर प्रोसीड फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस। वो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, वो ये कंफर्मेशन दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट को भी कि अगर इसने माल भेजा तो पैसा तो अमेरिकन बैंक भी दे देगी, पैसा तो आएगा। उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पर इसको क्या मिलेगा? लोन। हिज बैंक किसकी बैंक बोलो? एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर की बैंक मतलब इंडिया की बैंक। प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट, प्रोसेसिंग, पैकिंग गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द पोर्ट टू शिपमेंट। तो उसको जो फाइनेंस मिलेगा ना, लोन मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, किस किस के लिए मिलेगा? रॉ मटेरियल के लिए मिल जाएगा, प्रोडक्शन के लिए मिल जाएगा, पैकिंग करने के लिए मिल जाएगा, और माल को ट्रांसपोर्ट करके शिपमेंट तक का पूरा पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट दे देगा। आगे आ जाओ भैया, फिर आएगा प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। अब भाई सीधी सी बात है, पैसा आ गया मेरे पास, अब क्या करूंगा? माल बनाऊंगा। माल बनाने के बाद में इसको क्या करूंगा बोलो? पैकिंग करूंगा। अब जब पैकिंग और मार्केटिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है। अब कस्टम वाले जो है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपने माल भेज दिया, मान लो कहां भेज दिया? कस्टम डिपार्टमेंट, मतलब आपने अमेरिका, अरे अमेरिका से पहले रुको, इंडिया के पोर्ट पे भेजा। कस्टम वाले कहते खोलो उसको, हम चेक करेंगे क्या ये माल एक्यूरेट है नहीं है, अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करता है कि नहीं करता। अब खुलेगा क्या कंटेनर? अब थोड़ी खुलेगा कंटेनर। तो जब पैकिंग होती है ना, उस टाइम पे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है। तो आप क्या करते हो? उन कस्टम वालों को पहले बुला लेते हो। कहां बुला लेते हो? अपनी फैक्ट्री में, और सारा माल चेक करा के उनके सामने उस माल को क्या करते हो? आप पैक करते हो। तो उससे कस्टम वालों ने आपको पहले ही वो क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया, जिससे कि अगर कंटेनर आपका कस्टम तक पहुंच गया तो शिप में उसको लोड ही नहीं करते जब तक उसका इंस्पेक्शन नहीं होता। और कंटेनर सोचो, पैकिंग करने के बाद वापस खोलना, कोई मजाक है क्या उस माल को? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले उसका क्या करवा लेते हैं? वो इंस्पेक्शन करवा लेते हैं। फिर उसके बाद में आएगा सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस, ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस कवर। अब सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस कर लो भाई, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो होती है उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है आपको। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस कवर। अब भाई, अब उस माल को आप बेच रहे हो, अगर वो शिप रास्ते में डूब गया तो उसके लिए चाहिए मैराइन इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं उसको? मैराइन इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर रास्ते में कोई कंटेनर गायब हो जाए तो उस कंटेनर का पूरा पैसा कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरती है। ठीक है, अब सोचो ना, एक बार देखो मैराइन पॉलिसी दिखाई दे रहा है आपको। सोचो आपने एलसी बना ली, बड़ी खुश हो आप, बट एलसी की रिक्वायरमेंट क्या है कि माल किसके पास पहुंचना चाहिए? इंपोर्टर के पास। माल आया नहीं, तो अब गारंटी किस बात की? गारंटी तो तब होती जब माल पहुंच जाता, और माल तो रास्ते में क्या हो गया? पानी में डूब गया। तो इसके लिए क्या करते हैं बोलो? इंश्योरेंस। किससे? जो रिस्क है ना, अपनी रिस्क, उस रिस्क को अपन क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। हो गया भैया, एक काम हो गया। एक्सपोर्टर लेगा, पसीना तो उसका है, माल उसका है। इंपोर्टर तो तब पैसा देगा जब माल पहुंच जाएगा। और एक्सपोर्टर को सेफ क्यों है एक्सपोर्टर? क्योंकि उसको एलसी मिली हुई। अगर रास्ते में डूब गया तो, अगर इंश्योरेंस नहीं होता, रास्ते में डूब गया तो कौन डूबता? इंपोर्टर को लॉस। इंपोर्टर को तो तब लॉस होता, इंपोर्टर को तब लॉस होता कि माल खराब पहुंच गया या गलत पहुंच गया तब। इधर आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ना भैया।
अब एक काम और है क्या, लास्ट लास्ट काम और है क्या भाई, माल वाल बन चुका है मेरा, सब हो गया, सारा काम हो गया, इंश्योरेंस तक की पॉलिसी मैंने ले ली, अब आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सीएनएफ, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो सीएनएफ एजेंट का फुल फॉर्म है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये वो एजेंट है कि भैया कस्टम वालों से डील करना एक कंपनी की बस की बात नहीं है, तो उन्होंने एजेंट बना रखे हैं। वो एजेंट सारी फॉर्मेलिटी कस्टम की, माल को क्लियरेंस कराना, कस्टम वालों से बात करना, उसको कंटेनर में डलवाना, ये सारा काम कौन करता है, सीएनएफ। सारे डॉक्यूमेंट बहुत माथाफोड़ी होती है, डॉक्यूमेंट भी खूब तैयार होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भी कौन तैयार करवाएगा, इधर आ जाओ। सिंस द एक्सपोर्ट, देखो कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपोर्ट करना इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड द एक्सपोर्टर शुड अपॉइंट अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट फॉर स्मूथ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम एंड प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ वेरियस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और वो कस्टम में उसको कंटेनर के अंदर डलवा के शिपमेंट तक का सारी हेडेक किसकी हो गई, अब सीएनएफ की होगी। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या, हो गया। अब आता है शिपमेंट स्टेज। अगर शिपमेंट स्टेज की बात करें तो भाई अब ये जो शिपमेंट स्टेज वाला जो काम है ना, ये काम एक्सपोर्टर नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम कौन कर रहे हैं, सीएनएफ कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने अब इसके बाद में सीएनएफ को संभाल दिया सारा काम। अब देखो रिजर्वेशन ऑफ स्पेस, अरे उनसे होती नहीं है, रोज का काम है उनका भाई, उनके अंदर भी जानकारी बाहर भी जानकारी। आप रजिस्ट्री करानी जाते हो, माथाफोड़ी हो सकती है ना, पर वहां के आदमी को पकड़ लो, अंदर तक उसका सब कुछ होता है, एक डॉक्यूमेंट कम भी होगा तो भी। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, इधर आ जाओ। रिजर्वेशन ऑफ स्पेस, अब सीधी सी बात है, जब आप शिपमेंट करोगे तो जो कंटेनर शिप में जाएगा उसका रिजर्वेशन होता है। आज आप कहीं भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, ट्रेन में जाते हो तो आपका सीट रिजर्व होती ही नहीं होती, वैसे कंटेनर का भी क्या करवाना पड़ता है, कहां पे होता है वो, शिप के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अप टू द पोर्ट टू शिपमेंट। अब भाई कंटेनर आपकी फैक्ट्री से पोर्ट तक तो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट तो आप ही अरेंज करोगे, कर दिया आपने, दो काम कर दिए। अब इधर आ जाओ, प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, आपको नहीं बनाने, ये सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका। अभी शिपमेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, 4-5 याद करो, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट अलोंग विद द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। लेटर ऑफ क्रेडिट तो बना हुआ होता है, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर बनाना पड़ेगा उसके साथ में। वो जो इनवॉइस, भाई वो जो माल बना है उसका बिल तो होगा, बिल की कितनी कॉपी होगी, 2 कॉपी। पैकिंग लिस्ट एंड पैकिंग नोट, भाई आपने जो माल पैक किया उसकी पूरी लिस्ट बनेगी। सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, कहां से माल चालू हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, उसके बाद में ये सारे छोड़ दो, चाहे इतना डिटेल में मत जाओ। मैराइन इंश्योरेंस की पॉलिसी की कॉपी होगी, ये सारी कॉपियां उसके साथ क्या होंगी, लग जाएंगी। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, कस्टम से क्लियरेंस होगी, भाई कस्टम वाले क्लियर करेंगे नहीं करेंगे। अब बोलो बोलो यहां से, देखो देखो ये जो अपना था, कौन सा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, बोलो शिपमेंट स्टेज। क्या क्या किया, रिजर्वेशन कराया कंटेनर का, फिर उसके बाद में माल को फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक पहुंचाने का काम अपन ने किया, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार सीएनएफ के थ्रू करवा लिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी उसमें अटैच कर दिए, डॉक्यूमेंट तो सारी आएंगे, और फिर आएगा कस्टम क्लियरेंस। ये कस्टम क्लियरेंस भी अपन नहीं करवाते, सीएनएफ करवाता है। द कार्गो एंड द, ये दिखा रहा है कस्टमर, कस्टम बिफोर इट टू बी लोडेड ऑन द शिप। शिप पे लोड होने से पहले क्लियरेंस होती है सारी, वो क्लियरेंस की सारी हेडेक किसकी है, सीएनएफ की है। अब देखो यहां दिखाई देगा 5 कॉपी ऑफ शिपिंग बिल एंड टू बी सबमिटेड एंड द कस्टम अपीयरेंस एंड कस्टम हाउस, ये सारी कॉपियां सबमिट हो गई। ऑब्टेनिंग अ क्लियरिंग ऑर्डर फ्रॉम द पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। अब वो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी आपको क्या दे देगी, क्लियरिंग ऑर्डर, क्लियरेंस दे देगी, बस। उसके बाद में आप अंदर मत जाओ, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेट द ऑर्डर, लेट इंडेंट बिल, इनके अंदर मत जाओ, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये 3-4 पॉइंट छोड़ दो, इसका कोई कंफ्यूजन भी करते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहां तक हो गया भाई, अपने मेरा अपना माल क्या कर दिया, कंटेनर तक पहुंचा दिया। अब जब कंटेनर तक पहुंच गया ना, अब आता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। 3 काम हो चुके अपने, क्या क्या किया, सबसे पहले था प्री शिपमेंट, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर था पहले रजिस्ट्रेशन था, फिर प्री शिपमेंट था, फिर उसके बाद में शिपमेंट। अब आता है पोस्ट शिपमेंट, लास्ट काम है। अब ये पोस्ट शिपमेंट में देखो, अब ये पोस्ट शिपमेंट के अंदर माल शिप करा चुका, कौन करा दिया माल शिप, सीएनएफ। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीएनएफ किसको दे देगा, बोलो एक्सपोर्टर को। आप चाहो तो उसका डायग्राम बना सकते हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चारों को लिख के उसके नीचे पॉइंट्स डाल सकते हो कि इसमें ये काम हो सकते हैं। दे दिया एक्सपोर्टर को,
डॉक्यूमेंट क्या थे भैया, ऊपर पड़े थे वही सारे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ वही सारी डॉक्यूमेंट दे दिया। डॉक्यूमेंट देने के बाद में शिपमेंट एडवाइस टू, अब क्या होता है यहां पर जो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टर वो इंपोर्टर को इन्फॉर्म करता है, डॉक्यूमेंट सारे मेल कर देता है, सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देता है और बोलता है भैया इस तारीख को आपके पास ये कंटेनर पहुंच जाएगा। डेट ऑफ शिपमेंट मतलब मैंने कब शिप किया, नेम ऑफ वेसल वो जो कंटेनर होगा उसका नाम होगा, और वो कितने दिन में पहुंचने वाला है, क्या होने वाला है, सारी बातें कौन करता है, कौन कहता है, एडवाइस। कौन एडवाइस देता है, एक्सपोर्टर। किसको देता है बोलो, इंपोर्टर को। ये हो गया। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर नेगोशिएशन। अब भैया सीधी सी बात है, ये जो पैसा मांगने इंपोर्टर के पास नहीं जाता, वो एलसी गारंटी है अमेरिका की बैंक, वो अमेरिका की बैंक के पास जाएगा। बैंक बोलेगी ठीक है आपने माल भेज दिया सारा, हमको सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो जो डॉक्यूमेंट अपन ने बनाए थे ना, ऊपर ये लिस्ट थी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहां पर जाएंगे बोलो, कौन सी बैंक के पास जाएंगे, अमेरिकन बैंक के पास जाएंगे। वहां सारा नेगोशिएशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारी चीजें क्लियर होगी, और क्लियर होने के बाद में अमेरिकन बैंक इंस्ट्रक्शन देगी। किसको इंस्ट्रक्शन देगी, नहीं इंपोर्टर को इंस्ट्रक्शन देगी, भैया पैसा दे, तू देता है तो तू दे, और तू नहीं देता है तो मैं देता हूं, और तेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच देंगे। आ गया डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट। अब सुनो, अब देखो ध्यान से, द बैंक नेगोशिएशन दोज डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर। अब वो बैंक क्या करेगी, अमेरिका की बैंक को जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, अमेरिका की बैंक वो डॉक्यूमेंट किसको देगी, इंपोर्टर को। देख भैया ये डॉक्यूमेंट आ गए, सारे माल आ गए तेरे पास, सारी चीजें क्लियर है तेरी, चेक कर ले तू। इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन एलसी, जो एलसी में जो पॉइंट्स होते हैं कि सारे पॉइंट्स होते हैं कवर कर दिया एक्सपोर्टर ने। अब क्या होगा उसके बाद में, फिर जैसे ये हो जाएगा, अब क्या है, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, चाहे प्रोसेसिंग ऑफ जीआर फॉर्म, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये होने के बाद में क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट चले गए, माल चला गया। अब क्या करेगा बोलो इंपोर्टर, इंपोर्टर क्या करेगा भाई, माल भी मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गए, अमेरिका की बैंक ने कंफर्म कर दिया सारी चीजें क्लियर है, बोले क्लियर है। अब क्या होगा, रिलीज ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जिसको रिलीज ऑफ एक्सपोर्ट पेमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इफ द एक्सपोर्टर इज एलिजिबल of the incentive and the submission of the claim on the accumulation the bank certificate appropriate authority। तो भैया सीधी सी बात है, उसको क्या कर देंगे, पेमेंट, और पेमेंट करके उसको फ्री कर देंगे। अब बोलो क्या ये अगर टॉपिक आता है एग्जाम में आ रहा है, बराबर आ रहा है, स्टेजेस को कर सकते हैं ना एक्सप्लेन। क्या था, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर, किसके लिए था, अब आप हेडिंग डालो, लिखो प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंपोर्टर। आधी चीजें तो वही कवर हो गई, क्योंकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर का काम तो करीब करीब सेम सा ही था ना। वो जो इंपोर्टर कर रहा था वो अपन इग्नोर करते जा रहे थे, अब इंपोर्टर को भी बीच में ले आएंगे अपन। ये देखो इंपोर्ट प्रोसेस दिखाई दे रहा है आपको, इंपोर्ट प्रोसेस। तो इंपोर्ट प्रोसेस की अगर अपन बात करें ना, तो एक बार अपन देख लेते हैं, एक बार जल्दी मत करो, यहां देखो, यहां ध्यान से देखना है इसको। इसमें क्या है, मतलब वैसे तो टुकड़े कर दिए, बट इसे टुकड़ों को क्या है वैसे कर दिया, मतलब पॉइंट सारे ही कवर कर लिए इसमें। वहां तो 4 टुकड़ों के अंदर पॉइंट थे, इसके अंदर सब पॉइंट नहीं है, खाली टुकड़े कर दिए इन्होंने। देखो पढ़ो, मेकिंग ट्रेड इंक्वायरी एंड रिजर्विंग द फॉर्म ऑफ इनवॉइस। याद करो, याद है आपको, जब एक्सपोर्टर ने ऐड किया था, एक्सपोर्टर ने एडवर्टाइजमेंट किया था नहीं किया था, तो इंपोर्टर ने उसकी इंक्वायरी की थी नहीं की थी। तो सबसे पहला काम क्या होगा बोलो, इंपोर्टर का, इंक्वायरी करेगा। ऑब्टेनिंग, अब सीधी सी बात है, ऐसे नहीं है भैया, ऐसे नहीं है कि तुम लोग इंपोर्ट कर लो, इम्पॉसिबल है, इंपोर्ट नहीं हो सकता। एक्सपोर्ट करना इजी है, इंपोर्ट करना इजी नहीं है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको अपनी कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपकी कंट्री जितने की परमिशन देगी उतना इंपोर्ट कर सकते हो, ज्यादा इंपोर्ट भी, एक्सपोर्ट तो अनलिमिटेड कर सकते हो। इंडिया वाले एक्सपोर्ट के लिए मना नहीं करेंगे, इंपोर्टर को बोलेंगे भैया तू इंपोर्ट कर इधर, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, अलाउ नहीं इंपोर्ट करना, तो पहले हमसे क्या ले, लाइसेंस, और एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब आ जाओ भैया, अब सुनो, अब सीधी सी बात है, आपको इंपोर्ट तो करना है, पैसा ही नहीं, पैसा है ही नहीं आपके पास, तो इंपोर्ट करने और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या लोगे, लोन लोगे। तो ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि पेमेंट तो फॉरेन एक्सचेंज में होगा। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। फिर क्या होगा बोलो, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कर दिया, याद है साइन किया था, इनवॉइस को साइन करके भेज दिया,
कि माल 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 भेज दो, एक वो कॉपियां थी ना, कॉपी पे साइन करके दिया था। अरेंजमेंट ऑफ एलसी, एलसी तो बनाना पड़ेगा। जैसे उसने साइन किया, साइन करते एक्सपोर्टर क्या बोलेगा, एलसी दे भैया, तेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। फिर आएगा गेटिंग शिपमेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद में क्या होगा, एक्सपोर्टर माल एक्सपोर्ट कर देगा आपको, एक्सपोर्ट करेगा तो अपने पास में क्या आएगा, शिपमेंट डॉक्यूमेंट। अपॉइंटिंग क्लियरिंग एजेंट, ये भी अपॉइंट करेगा। भाई माल अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका के कस्टम वालों से इस माल को छुड़वाएगा कौन, वहां बहुत माथाफोड़ी होती है, तो उसके लिए वो भी क्या करते हैं, क्लियरिंग एजेंट। जैसे यहां क्लियरिंग एजेंट का काम क्या था, उस माल को एक्सपोर्ट करने तक का, कस्टम वालों से माथाफोड़ी करने का। अब उस कस्टम वालों से छुड़वाने का काम कौन करेगा वापस, क्लियरिंग एजेंट। फिर क्या आएगा, फंक्शंस ऑफ परफॉर्मिंग अ क्लियरिंग एजेंट, अब उसके सारे फंक्शन आ जाएंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, ये करेगा, ठीक है। फिर टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, आ गया वो कंटेनर आ जाएगा भाई, आ गया, डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होने के बाद में वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक्सपोर्टर से लिंक हो रहा है ये, जो एक्सपोर्टर कर रहा था वही इंपोर्टर कर रहा है, बस उसका जस्ट उल्टा हो। बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या, पर ऐसे कैसे छोड़ो, अब पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। चलो इधर से आ जाओ। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका मेकिंग ट्रेड इंक्वायरी। अगर ट्रेड इंक्वायरी की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, जो एडवर्टाइजमेंट देखा था उसकी बेस पे इंक्वायरी, तो इंक्वायरी के बेस पे उसको क्या बोला, भैया इनवॉइस बना के दे, क्या क्वालिटी का माल आएगा, कितनी क्वांटिटी आएगी, वेट वगैरह, हाँ सब कुछ आएगा, कलर वलर, उसके अलावा सैंपल्स भेज तेरे, किस किस तरह के सैंपल है, वो सारी इंक्वायरी अपन ने करनी। ठीक है, दिखा रहे देखो, क्वालिटी, साइज, डिजाइन, यूनिट प्राइस क्या होगी, ठीक है, ये सारे, टर्म ऑफ शिपमेंट क्या होगी, टर्म ऑफ शिपमेंट क्या होगा, टर्म ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरीके से पेमेंट होगा, ये सारी चीजें, लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी ऑफर, भाई आप जो वैलिडिटी कब तक है उसकी, तो ये सारी चीजें हैं, ये अपने को मिल गया। किसको मिल गया भैया, इंपोर्टर को। जैसे इंपोर्टर को मिल गया, अब इंपोर्टर क्या करेगा भैया, सेकंड स्टेज में ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। भाई सीधी सी बात है, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएगा, उससे बोलेगा मेरे को ये माल इंपोर्ट करना है, इसके लिए मेरे को परमिशन दो। देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, व्हेन द इंपोर्टर वांट टू बी इंपोर्ट एन आइटम फॉर विच द इंपोर्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, he must have to first obtain the import license। अगर आप इंपोर्ट लाइसेंस नहीं देते हो तो इम्पॉसिबल है, वो गुड्स आपके पास नहीं आएंगे। अगर आपने गलती से मंगवा भी लिया, कस्टम वाले उस माल को छोड़ेंगे नहीं, क्या मांगेंगे आपसे, लाइसेंस दिखाओ कि भैया इंपोर्ट का लाइसेंस है क्या आपके पास। तो ऑब्टेन द इंपोर्ट लाइसेंस, द इंपोर्टर मेक द एप्लीकेशन, प्रोसीड टू बी सबमिट द लाइसेंसिंग अथॉरिटी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या देगा भैया, लाइसेंस की फीस देगा वो, सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इंपोर्ट, भाई कौन सा माल तो इंपोर्ट कर रहा है उसका सर्टिफिकेट बना के दे, इनवॉइस की कॉपी दे, ठीक है, उसके अलावा टैक्स, इंपोर्ट पे अच्छा खासा टैक्स लगता है, टैक्स पे कर, तो ये सारी चीजों के डॉक्यूमेंट तैयार कर, तब तेरे को लाइसेंस मिलेगा। ऐसे नहीं है कोई अरे करे किसी को भी लाइसेंस देते हैं, इंपोर्ट का लाइसेंस मिलना मुश्किल है। फिर क्या आएगा, बोलो, हो गया भाई, यहां तक हो गया, आप क्या करूं, बोलो 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 बोलो। अब लाइसेंस मिल गया मेरे को, अरे लाइसेंस मिलने से क्या होगा, अब मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस, the importer make an application for the foreign exchange management act। यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएगा to submit the exchange control department RBI after getting the forward to the exchange बैंक, ठीक है। अब होगा क्या, यहां से उसने क्या किया, उसके लिए जो भी RBI ने सैंक्शन किया, रिलीज कर दिया अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज टू द इंपोर्टर फॉर स्क्रूटनाइजिंग एन एप्लीकेशन। भाई सीधी सी बात है, इसके पास में पैसा आ गया कि जो भी उसको प्रोसेस करना है ना, इंपोर्ट के लिए जो भी काम करना है, उसके लिए उसको पैसा मिल गया। किसने दे दिया, आरबीआई ने दे दिया। फिर हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक, बैंक किसका पार्ट होता है, आरबीआई का। हाँ, तो अमेरिका वाली बैंक तो देगी, बट अमेरिका वाली बैंक जो है वो आरबीआई से तो लिंक होगी। अगर वो इंडिया की बैंक है तो आरबीआई, अमेरिका की बैंक अलग हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, फिर क्या करेंगे बोलो, प्लेसिंग एन ऑर्डर। After obtaining the license, the requested amount of foreign exchange भी मिल गया, लाइसेंस भी मिल गया, the importer should place an order directly through the intent house and intended to be an order to be sent abroad for the import of goods। ठीक है, अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो माल आएगा फॉरेन से अपने पास में। अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एलसी नहीं हो ना तो इंपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे को विश्वास नहीं करते। As per the term of the payment, the importer required to be arrange the letter of credit. The importer instruct his bank to issue the letter of credit। वो अपनी बैंक को बोलेगा भैया मेरे को क्या बना के दे,
एलसी बना के दे, डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिटरी एंड द क्रेडिट वर्दीनेस। देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है क्रेडिट वर्दीनेस। वो आपकी गुडविल देखता है, साख कि आपके पास में कुछ है क्या, प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए क्या क्या है आपके पास। एंड द इंपोर्टर बैंक विल इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बेस पे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कर देगी, वो इशू कर देगी। हो गया भाई, यहां तक हो गया। अब क्या हो गया, गेटिंग द शिपमेंट डॉक्यूमेंट। अभी शिपमेंट डॉक्यूमेंट का मतलब वो माल एक्सपोर्ट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। देखो यहाँ पे दिखाई देगा बिल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ये दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इंपोर्टर गेट द शिपमेंट डॉक्यूमेंट टू बी एक्सेप्ट बाय द बिल। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से आए, एक्सपोर्टर ने किसको भेज दिए, इंपोर्टर को भेज दिए। अब इंपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट आ गए, उन डॉक्यूमेंट से उस कंटेनर को छुड़वाना है। तो छुड़वाने के लिए ये माथापड़ी वो नहीं लेता, वो किसको दे देता है, क्लियरिंग। आफ्टर गेटिंग दिस शिपमेंट डॉक्यूमेंट, माल पहुंच चुका है अमेरिका, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। द इंपोर्टर विल हैव डज नॉट वांट टू कंप्लीट द फर्दर फॉर्मेलिटी हिमसेल्फ। ये फॉर्मेलिटी कौन करता है, सारा क्लियरिंग एजेंट करता है। फंक्शन परफॉर्म बाय क्लियरिंग एजेंट, अभी सारे काम करेगा वो। देखो डॉक चार्जेस बंदरगाह के चार्ज, कस्टम क्लियरेंस भी लेगा वो। टेक द डिलीवरी ऑफ फ्रॉम द डॉक, फिलिंग द बिलिंग एंट्री, दिखाई दे रहा है आपको। डॉक मतलब होता है बंदरगाह, तो बंदरगाह के चार्ज पे करेगा, कस्टम क्लियरिंग कराएगा, डिलीवरी लेगा उसकी गुड्स की। डिस्पैच ऑफ गुड्स टू द इंपोर्टर बाय रेल, अब वो वहां से माल निकलवा के किसके पास भेजेगा, बोलो इंपोर्टर के पास। सेंडिंग द एडवाइस टू द इंपोर्टर। हो गया। अब आ गया डिलीवरी, आ गई भैया। टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द रेलवे कैरियर। अब कौन लेगा ये डिलीवरी, बोलो। आफ्टर रिसीविंग द एडवाइस फ्रॉम द क्लियरिंग एजेंट, ये सारी डिलीवरी ले ली और एक पॉइंट ये लोग खा गए, वो खाना नहीं चाहिए था। लॉरी से आ गया, लॉरी से या रेलवे से आ गया, दिख रहा है आपको। गोडाउन में आपने पहुंचा दिया माल को, और गोडाउन में माल पहुंचाने के बाद में स्टेज नंबर 10 क्या कहेगी, बताओ। माल आ गया भैया, डिलीवरी हो गई, अब क्या करना है अपने को, पेमेंट देना। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, बैठा नहीं बैठा हिसाब किताब। अब देखो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपके दिमाग में बैठ गया, तो फटाफट है ना इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। और पता है अभी जब हम पढ़ रहे थे ना, तो रास्ते में डॉक्यूमेंट आए थे। जब अपने ये पॉइंट्स देख रहे थे तो बार बार मैराइन इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट आया था, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंट आया था, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी देख लेते हैं। एक्सपोर्टर के भी डॉक्यूमेंट होते हैं और इंपोर्टर के भी, ज्यादा नहीं, छोटे से। सबसे पहले इस पे स्टार मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है, जिसको अपन लेटर ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। अब इधर से आ जाओ भैया। हाँ भाई आप बता दो ना, आप बताते जाओ। पहला डॉक्यूमेंट बोलो क्या चाहिए, ये इधर से चलो, इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्टर के लिए डॉक्यूमेंट बताओ, बोलो बोलो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं इंपोर्टर इंडिया में हूं, फॉरेन से अगर माल मंगा रहा हूं इंडिया के अंदर, तो लाइसेंस कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर पॉलिसी ऑफ द कंट्री टाइम टू टाइम। एवरीबडी हैव नॉट फ्री टू इंपोर्ट एनीथिंग ही लाइक। ऐसा नहीं है तुम्हारा मन बने कुछ ही इंपोर्ट करो, अरे कैसे कैसे कर लोगे, गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ेगी। He has to obtain the valid import license for the import of the required quantity and the value of goods। ऐसे भी नहीं है कि आप चाहे जितना इंपोर्ट कर लो, उसकी भी एक लिमिट होती है, और क्या इंपोर्ट कर रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आ रहे समझ में। आगे देखो क्या लिखा है, बोलो। बिल ऑफ एंट्री दिखाई दिया, सेकंड पॉइंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट which act as a proof for the goods stated a value and describe the specified quality being entered in the country abroad। भाई आपको बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि उसमें सारी चीज मेंशन करनी पड़ेगी, प्रूफ, किस तरह का माल आ रहा है, कितने रुपए का माल आ रहा है, और अपनी कंट्री में अगर मैं इंपोर्टर हूं, मान लो इंडिया का इंपोर्टर हूं मैं, तो इंडिया में क्या आ रहा है, कितना माल आ रहा है, किस प्राइस का आ रहा है, वो सारी चीजें आपको क्या होगा, एक प्रॉपर बिल बना के देना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है। 3 कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड विच द इंपोर्टर हैव टू गिव एवरी डिटेल ऑफ द गुड्स इंपोर्ट। जो भी माल आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसकी पूरी की पूरी आपको क्या देनी होगी, बोलो, डिटेल। बिना डिटेल के अलाउ ही नहीं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, 2 डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए क्या। फिर आता है बिल ऑफ साइट। अब पता है बिल ऑफ साइट का मतलब क्या है। बिल ऑफ साइट का मतलब है जब वो इंपोर्टर के माल आ जाएगा, वो देख लेगा माल को और बिलों को सबको देख लेगा, तो उसको हाथों हाथ क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। भाई एलसी में क्या लिखा था, माल पहुंचा, डॉक्यूमेंट चेक कर लो और क्या कर दो, तो उसको बिल ऑफ साइट बोलते हैं। इफ द इंपोर्टर और हिज एजेंट डज नॉट हैव अ डिटेल ऑफ द गुड्स टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द बिल ऑफ एंट्री, he has to file
द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इज बिल ऑफ साइट। अब देखो क्या है, द बिल ऑफ साइट गिव द परमिशन टू एग्जामिन द गुड्स ऑन द डॉक इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टम ऑफिसर। समझ में आया? इंपोर्टर चाहे तो कस्टम वाले के सामने उस माल को खुलवा के चेक कर सकता है। आपने ना एक मूवी देखी थी बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की मूवी थी भाई, बड़ी फेमस थी वो तो, वो पूरी मूवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। बदमाश कंपनी, कसम की मूवी है, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें, ये आधी से ज्यादा चैप्टर ही पूरा हो जाएगा उसमें। उसमें क्या था मैं बताता हूं आपको। अगर आप इंडिया में शूज मंगाते हो, इसके बाटा के, सॉरी बाटा तो इंडियन है, आपके रिबॉक के या फॉरेन कंपनी के शूज मंगाते हो, तो वो बंदा शूज, एक मिनट सुना, वो बंदा शूज मंगवाता था तो शूज पे पूरा टैक्स लगता था। अगर वो अमेरिका से, मतलब आपके कहां से, थाईलैंड से आते थे शूज, तो अगर वो शूज आए आपके 5,000 के, तो उस पर 2,500 टैक्स लगा के कितने के पड़ गए बोलो? 7,500 के शूज, और टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उस पर। अब आप उसको 7,500, 8,000 में बेच दो, 9,000 में बेच दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। शाहिद कपूर ने क्या दिमाग लगाया, उसने 2 कंटेनर पैक कराए उधर, एक में डाला लेफ्ट साइड का शूज, एक में डाला राइट साइड का शूज। और जूतों का ऐसा रूल होता है कि एक साइड का पांव यूजलेस है, तभी तो मंदिर में या कहीं भी अपन जाते हैं तो 2 चप्पल अलग जगह पे खोल दो, कभी नहीं खोलेगी वो, क्योंकि कोई उसको लेके नहीं जाए, इम्पॉसिबल है वो तो। अब सुनो, फिर दोनों कंटेनर पहुंच गए, उसने यहाँ पे बिल ऑफ साइट बना रखा था। क्या बना रखा था? बिल ऑफ साइट। उसको तो पता है ना पूरी पिक्चर। अपना हुलिया चेंज करके इंडिया में चेन्नई के अंदर उसने माल मंगवाया राइट लेग, और मुंबई में कौन सा मंगवाया? लेफ्ट राइट अलग अलग मंगवा लिया। चेन्नई गया, कस्टम वाले के सामने माल खोल लिया, हो हमारी वहां की फॉरेन कंपनी ने हमारे साथ चीटिंग कर दी, 1 साइड शूज भेज दिए, यूजलेस, हम लोग उसको नहीं लेंगे, हम पेमेंट नहीं करेंगे। अरे समझ में, हम उसको नहीं लेंगे। तो कस्टम वालों ने तो लिस्ट बना रखी थी इंपोर्ट ड्यूटी की, 2,500 पे पर पेयर पे। बोला मेरे को चाहिए नहीं, कचरा है तो फेंक दो, डंप कर दो उसको सी में। इधर से मुंबई पहुंच गया, दूसरा हुलिया बना के, दूसरी कंपनी बना के, वहां जाके भी डंप कर दो, दोनों जगह मना कर है। अब कस्टम वाले क्या करते हैं? डंपिंग नहीं करते। कस्टम वाले 7 दिन में उस माल की ऑक्शन करते हैं। 7 दिन के अंदर उसकी क्या होगी? नीलामी होगी। अब नीलामी हुई तो उसमें तो लेफ्ट साइड के शूज हैं। अब लेफ्ट साइड का शूज तो भैया तोल के भाव बिकेगा, 2,500 को तो भूल जाओ आप। किसके भाव बिकेगा? वो तोल के भाव बिकेगा, क्योंकि कोई भी खरीदने वाला उसको लेके भी क्या करेगा? वो तो बिकेंगे नहीं। खुद ही चला गया और जो बिडिंग हो रही थी, ऑक्शन हो रहा था, उसमें सबसे ज्यादा रेट उसने बोल दी, वहां से कंटेनर उठा लिया एक साइड का, इधर से गया ऑक्शन में दूसरा कंटेनर उठा लिया, दोनों कंटेनर को एक गांव में ले गया, गांव में जाके डब्बे में सारा माल डालकर उसने क्या बना लिए? वापस शूज बना लिए, और पूरे कस्टम के 2,500 रुपए क्या कर दिए? बचा लिए। अरे समझ में? और फिर आराम से उसने यहाँ पे इंडिया में माल बेचा। आए समझ में? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? बोलो बिल ऑफ साइट। तो बिल ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? पढ़ो। He will file the document of bill of site, and the bill of site will give the permission to examine the document in a dock in the presence of custom officer. हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको माल नहीं पसंद आ रहा, मना कर दो, मैं तो पेमेंट नहीं करता। ठीक है, आगे देखो। एंड कलेक्ट द डिटेल ऑफ द गुड्स टू बी रिकॉर्ड इन द बिल ऑफ इन्फॉर्म। पता है ऐसा क्या होता है? कभी आपने शूज मंगवा लिए, कभी आपने ग्लव्स मंगवा लिए, मतलब 2 चीजें मंगवाता था वो, जो डबल काम आती है वो। हो गया भाई? यहां तक क्लियर है क्या? चलो उसके बाद में आ जाओ भैया, और क्या करेंगे? इसमें इंटेंट वाला एक पॉइंट है, इसको छोड़ो। डॉक चालान। अब भाई डॉकयार्ड है ना, डॉकयार्ड पे माल आ गया तो भैया उसका चालान कटेगा, उसका पूरा हिसाब किताब होगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। इंटेंट छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, काम का भी नहीं है पॉइंट। इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डैमेज ड्यू टू द स्पेसिफाइड कॉजेज। इफ देयर इज नो इंश्योरेंस देन द लॉस विल बी बोर्न बाय ओनर ऑफ द गुड्स, द एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। डिपेंड करता है भैया इंश्योरेंस पॉलिसी कौन करवा रहा है। एक्सपोर्टर भी करा सकता है, इंपोर्टर भी करा सकता है, तो वो क्लियर पहले ही कर लो। एक्सपोर्टर करा रहा है तो अगर लॉस होगा और इंश्योरेंस नहीं कराया तो एक्सपोर्टर भुगतेगा उसको। और कई जगह पे इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपोर्टर की जगह कौन कराता है? इंपोर्टर भी कराता है। एक और है भैया, लेटर ऑफ एडवाइस प्रिपेयर टू द क्लियरिंग एजेंट टू सेंड द इंपोर्ट स्टार्टिंग। इसको लेटर ऑफ क्रेडिट कर लो, बस खत्म। हाँ भाई डॉक्यूमेंट बताओ फटाफट बोलो, वापस बोलो, याद हो गए डॉक्यूमेंट आपको।
एक तो भैया सीधी सी बात है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ साइट ये हो ही गए, चालान, डॉग चालान, इंटेंट कार्ड, एलसी। एलसी बिना तो काम ही नहीं होना। हाँ भाई, क्या डॉक्यूमेंट वर्क कर गए सारे के सारे? ये किसके डॉक्यूमेंट थे बोलो? इंपोर्टर के। अब एक्सपोर्टर के जो डॉक्यूमेंट है ना, वो भी कोई ज्यादा नहीं है, और करीब करीब डॉक्यूमेंट अपन पता है कवर कर चुके हैं। हाँ, एक्सपोर्टर में डॉक्यूमेंट तो कवर कर लिए थे, उसमें वैसे आ तो गए थे डॉक्यूमेंट सारे। हाँ नहीं है, और है भी नहीं, और है नहीं डॉक्यूमेंट्स में इंपोर्टर का हो गया। वैसे कि इसमें वैसे भी कंटेंट बहुत सारा ज्यादा ही है। ये रहा डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट देखना। हाँ रुको 5 मिनट रुको, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट देखो भाई, प्लीज प्लीज 5 मिनट लगेगी, ठीक है। अब सुनो इधर देखो, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सपोर्टर, ओरल पढ़ रहा हूँ, खाली पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा इसमें। दिखाई दे रहा है आपको? तो अगर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की अपन बात करते हैं, तो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अच्छे से याद करो, जब तक आपने वो नहीं लिया, क्या बोलते हैं, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, आप कहां से बिलोंग करते हो, तब तक तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है बिल ऑफ लैंडिंग। अब इसको पढ़ लो, द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी or his agent acknowledging the receipt of cargo on board. This is undertaken the delivery of goods in a same order and condition as received in the consignment. सुनना भैया, सुनना, ये बिल ऑफ लैंडिंग का मतलब है जब आप माल भेजोगे ना, तो जैसा माल भेजा है वैसा का वैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जो कंडीशन है माल की, अगर वहां जाते जाते माल खराब हो गया ना, तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, इंपोर्टर पैसा देने से मना कर दे। इधर आ जाओ भैया, कमर्शियल इनवॉइस, ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। याद करो, जब तक वो इनवॉइस नहीं भेजोगे, बिल नहीं भेजोगे, तब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा, याद है। फिर आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा ना मैं, बीआरबीपी। इसकी जगह दो वर्ड्स होते हैं, या तो बीआरबीपी लगाओ या एलसी लगाओ। तो बीआरबीपी की जगह क्या क्या यूज करते हैं लोग? लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट तो ध्यान है पूरा पूरा। फिर पैकिंग लिस्ट एंड नोट, भाई जो माल आपने पैक किया है उसकी पूरी लिस्ट और उसकी पूरी डिटेल होगी कि कितना माल पैक किया, किस क्वांटिटी का था, उसका पूरा लिस्ट होगा। सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन, याद है, पोर्ट पे जाने से पहले मैं क्या कराता हूं, उसका इंस्पेक्शन कराता हूं। फिर ये एआर फॉर्म और इनको छोड़ो, ये वाला कर लो, एयर बिल कर लो, शिपिंग बिल कर लो, ये सारे बिल बनेंगे, शिपमेंट एडवाइस होगी, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, हो गया। और एक आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के आधे डॉक्यूमेंट तो वैसे ही कॉमन होते हैं। हाँ भाई, कर लोगे इतना? तो अब सुनो, मेरा जो टॉपिक बचा है ना, कल मैं इस